इजलास आज फिर होगा और इस इजलास का आज 8वां दिन है। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन का आज 8वां दिन। बजट पर बहस जारी रहेगी और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस बीच बजट पर चर्चा का जवाब भी देंगे। तो आज जम्मू कश्मीर के बजट का जो सेशन है वो जारी रहेगा। आज 8वां दिन है, बजट सेशन का 8वां दिन है। हालांकि एक दिन पहले जो 7वां दिन था, हमने देखा कि किस तरह से असेंबली में जबरदस्त हंगामा आराई हुई थी और अलग अलग मुद्दे थे, खासतौर से फैशन शो का मुद्दा और कठुआ किलिंग का मुद्दा काफी ज्यादा छाया रहा था। आज भी हंगामे के आसार जो है वो नुमाया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर, हमारे रिपोर्टर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, बजट का 8वां दिन है, बजट पर चर्चा का जवाब भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं ऐसे में, लेकिन कल जो हंगामा आराई बजट में देखने को मिली थी सेशन के दौरान, आज क्या आसार है? आज किस तरह की तैयारी के साथ विपक्ष आएगा? और कई मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार ऐसा लग रहा है कि हावी आज भी रहेंगे शायद। देखिए विशाल, आज 8वां दिन है असेंबली सेशन का और 3 मार्च से जो असेंबली सेशन शुरू हुआ उसका 8वां दिन है। और आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आज जो बजट डिस्कशन है, जो डिस्कशन ऑन बजट, जो बजट पेश किया चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने, उस पर वो आज रिप्लाई भी करेंगे। सेकंड सिटिंग में हो सकता है वो रिप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे मेंबरान को बोलना है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, उनको भी आज बोलना है और कई नेता जो हैं पार्टीज के, जैसे कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, बीजेपी के, उनको भी बोलना है। और ऐसा लाइकली है कि सेकंड सिटिंग में वो बात करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन मेरे साथ खुद हैं सुनील शर्मा। न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जानना चाहेंगे, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बजट पे जो बजट पेश किया गया उस पर आज रिप्लाई करना है उमर अब्दुल्ला को। क्या आपको एक्सपेक्टेशन की, क्या क्या आपकी चाहत थी जो हुआ नहीं, और जो आप चाहते हैं कि आज अगर वो कुछ लेकर आएंगे, क्योंकि रिप्लाई उनको देना है? समीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है उमर अब्दुल्ला साहब के इस रिप्लाई का, क्योंकि जो बजट प्रस्तुत उन्होंने 2 दिन पहले किया उसमें तो कुछ भी नहीं था। और हमारी पार्टी ने तो साफ जाहिर किया कि केवल और केवल झूठ के नाम पे ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और उसी झूठ को छिपाने के लिए आज आंकड़ों का हेरफेर उमर अब्दुल्ला साहब करेंगे। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई इस प्रकार की बात उनके पास है जो आज जाहिर करेंगे। सिर्फ अपने उन फिगर्स को, अपने उन आंकड़ों को, अपने उन झूठ को ऊपर नीचे करके अपने भाषण में प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं। जो आंकड़े भी कल आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन लाखों की तादाद में यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ है। जो बजट पेश किया गया उसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोला गया। हालांकि कुछ रियायतें दी गई, वुमेन को दी गई, लेकिन जो लेडीज को, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट का, और डेली वेजर्स भी उसमें। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा कंसर्न है? देखिए, कंसर्न तो हर वर्ग के साथ है, इसमें कोई शक नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी जो इन्होंने बहुत वादे किए थे, इस डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट होता नहीं है। और वैसे भी मैं कहूँगा 1996 में भी इनका मैनिफेस्टो देखो, तब भी इन्होंने कहा था हम 50,000 जॉब्स देंगे। उस वक्त भी केवल इन्होंने 12% शायद 12,000 जॉब्स दी हैं। जब 2009 आया उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम 8 लाख जॉब्स देंगे, तो 1 लाख भी नहीं दे पाए। आज ये कह रहे हैं कि हम 5 लाख जॉब्स देंगे। 5 लाख का मतलब होता है कि 5 साल में 1 लाख जॉब एक प्रतिवर्ष देना है। तो प्रतिवर्ष इस वर्ष जो 2025-26 है, मुझे नहीं लगता कोई नीति, कोई पॉलिसी इनकी जॉब को लेके है, डेली वेजर को लेके है। तो किसी भी वर्ग को नहीं ये मतलब एड्रेस किया हुआ इस बजट में। कहीं न कहीं ये फेलियर है जो पहले ही सेशन में, पहले ही बजट सेशन में देखने को मिला, इस सरकार का फेलियर। तो लास्ट में पूछना चाहूँगा कि जो कल भी आपने इशू उठाया था, जिसे गुलमर्ग का इशू उठाया था, कठुआ का इशू उठाया था, तो क्या उस पर आज करेंगे या आपको लगता है कि आज सिर्फ बजट? नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। कठुआ में हम खुद गए थे, बिलावर में हमारा सारा डेलीगेशन गया था एमएलएज का, और उन लोगों को आश्वस्त भी किया है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी काफ़ी सीरियस हैं, होम सेक्रेटरी साहब और डीआईबी को यहाँ भेज के सारी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, और जो जांच के बाद आउटकम आएगा उस पर डेफिनेटली एक्शन होगा। जहाँ तक बात आती है गुलमर्ग की, गुलमर्ग में मैंने कल भी बताया कि सीएम साहब के अपने रिलेटिव्स का होटल है, जिस होटल में प्रोग्राम हो रहा था। अब मैंने जानकारी दी थी कि मुझे उस चित्र का नहीं पता किस चित्र पर ये आपत्ति उठी है, विवाद उठा है, लेकिन डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब के रिलेटिव्स का ये होटल है
और ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको पूछे बगैर हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा जो चिंता का विषय था, जिस डिपार्टमेंट से ये शॉर्ट टर्म लाइसेंस इशू हुई है, वो डिपार्टमेंट भी उमर अब्दुल्ला साहब के अधीन है, इसलिए कल भी उन्होंने इस पे झूठ अपनी पुष्टि दी है इधर हाउस में। एक और जो लास्ट में कि जो आरएसएस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया को अब भारत बोलना चाहिए, अब वक्त आ गया कि हम इसको भारत बोलें। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारी व माननीय दत्तात्रेय होसबले जी की स्टेटमेंट का जो हवाला दे रहे हैं, इंडिया शुड बी कॉल्ड इज भारत, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत एक प्राचीन नाम है, भारत की संस्कृति के साथ भारत का नाम जुड़ा है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे ये भारत देश बना हुआ है, जिस भारत की अपनी पहचान है, जिस भारत की अपनी सभ्यता और संस्कृति है, और हमें गर्व होना चाहिए भारत नाम यदि हो। और माननीय दत्तात्रेय होसबले जी ने जिस प्रकार से कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत होना चाहिए, तो हर भारतीय को इस पे गर्व रहना चाहिए, गर्व होना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई विवाद की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि भारत इसका नाम होना चाहिए, हम इसका स्वागत करें। लास्ट में पीडीपी कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जब 2019 तक यहाँ जम्मू में हालात ठीक थे, अब हालात खराब हो गए। अभी सांबा में भी देखिए फायरिंग हुई है, कठुआ में देखिए, बाकी जो वो कहते हैं कि उसके बाद तो हालात खराब हो गए। क्या हालात खराब हुए, मुझे बताया जाए, क्या हालात खराब हुए? क्या आतंकवाद डिक्लाइन नहीं हुआ है? क्या अलगाववाद खत्म नहीं हुआ है? क्या पत्थरबाज ठिकाने पे नहीं लगाए गए हैं? आज जिस प्रकार से मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं भी हाउस में भी बोलने वाला हूं, सिर्फ आतंकवादी नहीं, सबसे बड़ी जो थ्रेट है, हमें एक इकोसिस्टम यहां पे तैयार किया जा रहा है कुछ पार्टीज के द्वारा, जिनको एक इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस देती है, इंटरनल सिक्योरिटी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस देती है। एक इकोसिस्टम तैयार किया जाता है जिसमें भारत के विरोध में यहाँ पे ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है जो थ्रेट बने, जो पाकिस्तान के एजेंडा को चलाएं, जो पाकिस्तान के नैरेटिव को चलाएं। आपने काफी हद तक मुझे लगता है कि समझ चुके होंगे आप कि कुछ लोग जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने तैयार किए हैं जो एक इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन देते हैं आतंकवाद को, टेररिज्म को, किसी न किसी तरीके से, मतलब मौखिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी तरीके से। यही एक वजह है कि स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हो पा रहा। आप स्टेट की तरफ नहीं, क्योंकि लैंड ऑर्डर, क्योंकि भरोसा नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे किसको भरोसा? उनके अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नहीं है। हमें कैसे हो सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से ही तो ये सारा हो रहा है, वो भी तो ये बौद्धिक संरक्षण। सबीर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एलओपी से बातचीत की बहुत सारे मुद्दों पर, और मुझे लगता है कि आज जो हाउस पे बोलने वाले उसके बारे में खुद ही उन्होंने कह दिया कि मैं हाउस में बोलने वाला भी हूँ, और उन्होंने यहाँ बातें बता दी हैं। शुक्रिया, आप आपके पास फिर लौटेंगे अपडेट के लिए।